वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी मैथ का सेट 10 है और सेट 10 में जो दो क्वेश्चन दिया गया था 234 और 235, इसका जो ग्राफ मिलेगा वो सेट 9 में मिल जाएगा। यानी सेट 9 का जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस ग्राफ से इस दो सवाल को बनाना था। ठीक है, तो और वो जो ग्राफ होगा वो आपको सेट 9 जो होगा वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से हम इस सवाल को बना सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषयों के साथ कितना होगा। सबसे पहले हम परसेंटेज में देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस कितना, 15%, रसायन शास्त्र 20% और भौतिकी फिजिक्स आपका 25%। तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है, 60%। यानी ये तीनों सब्जेक्ट जब 60% है तो अन्य सब्जेक्ट 40% होगा। तो इस 60% का अन्य सब्जेक्ट 40% के साथ क्या अनुपात होगा। अगर हम 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 20 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी इस दोनों का जो अनुपात होगा वो 3:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संख्या कितना भी रहे, परसेंटेज में जो अनुपात आएगा वही संख्या का भी अनुपात होगा। तो संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, हमें परसेंटेज का जो अनुपात होगा वही संख्या का भी अनुपात हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले 15% है, तो 80 का हम लोग 15% निकाल लेंगे। अगर हम 5 से यहाँ काटेंगे तो 3 बार में, 5 से 4 बार, 5 से 20 बार में, और ये 20 से यहाँ 4 बार में, तो 4 तिया 12। यानी जो कंप्यूटर साइंस वाले होंगे वो 12 छात्र हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। एक व्यक्ति ने 25% लाभ पे 1250 रुपये में बेच दिया। अगर हम मान चले 100 रुपया किराए मूल्य मानेंगे, अगर हम 25% लाभ पे बेच रहे हैं तो 125% पे बेच रहे हैं, 100 में हम लोग ऐड कर देते हैं और बेच कितना में रहे 1250, यानी यही 125% का वैल्यू 1250 है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे या एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 125 से 10 बार में कटेगा और ये 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इक्वल टू 1000। और एक्स हम लोग क्या माने थे, किराए मूल्य माने थे, यानी सीपी माने थे। जो किराए मूल्य आएगा वो 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की आधी है। जेड और ए का अगर हम आयु का अनुपात निकालें तो अगर हम ए का आयु 2x मानेंगे तो जेड का आयु x हो जाएगा। बोला जा रहा है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की आधी है। जेड के अगर हम ए का 2x मानेंगे तो जेड का आधा हो जाएगा। 5 वर्ष बाद ए और जेड का जो अनुपात है वो 11:6 होता है। यानी 5 वर्ष बाद ये x + 5 साल का हो जाएगा और ये ए 2x + 5 साल का हो जाएगा। तब जो ए और जेड का अनुपात होगा वो 11:6। यानी इसका मतलब ए 11 तो जेड 6। ये ए जेड दिया है 11:6, तो जेड ए 6:11 हो जाएगा। हम ऊपर जेड रखे थे तो जेड के सामने जेड को रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 11x + 55 बराबर 12x + 30। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, और 30 इधर आएगा तो 25, यानी x बराबर 25 आ गया। इसका मतलब ए की आयु, जेड की आयु पूछा है तो जेड की आयु हम लोग x माने थे, तो यानी x 25 आ गया। तो इसका मतलब जेड की वर्तमान आयु 25 साल है। 3 वर्ष बाद जेड की आयु बोला था, अगर हम इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे तो 28 साल आ जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद जेड की आयु 28 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या के अंकों का योग 15 है, अंतर 3 है, तो वह अंक क्या होंगे। इस सवाल को बनाना है नहीं, केवल ऑप्शन से चेक कर लेना है। यहाँ पे अंकों का योग 15 तो हो रहा है लेकिन अंतर 1 का आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अंकों का योग 15 हो रहा है, अंतर भी 3 का आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाना नहीं रहता, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, जल्दीबाजी में हो जाएगा। ये सब सवाल इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट कितना जल्दी इसको बना सके। नेक्स्ट आते हैं। आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें। तो रेंज मतलब परिसर, रेंज किसको बोलते हैं, परिसर। परिसर बराबर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यानी मैक्सिमम संख्या में सब मिनिमम संख्या ज्ञात कर घटा देंगे तो वो उस आंकड़ा का रेंज आ जाएगा। तो मैक्सिमम संख्या 9 है और मिनिमम 4, मिनिमम 4 है, तो जिसका रेंज होगा वो 9 - 4 यानी 3 हो
5 हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, यानी इसका जो इस आंकड़ा का जो रेंज होगा वो 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, LM किसी काम को 30 और 90 दिनों में करते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे इस काम को पूरा करेंगे। तो यानी जब दोनों मिलकर काम करता है, अगर कोई x दिन में कोई y दिन में, तो दोनों मिलकर x गुने y बट्टा x प्लस वाई, डायरेक्ट आ जाएगा x गुने y बट्टा x प्लस वाई। 30 से 4 बार में, फिर 2 से 45 बार में, 2 से ये 2 बार में, 45 बट्टा 2 यानी 22.1/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, XYZ समांतर रेखाएं हैं, T उन सभी को, यानी ये तीनों समांतर रेखाएं हैं और T इनको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से सूची के कोणों का माप समान होगा। देखिए 2 3 एक ही ओर का कोण है, तो एक ही जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो, तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही हो, तो एक ही ओर, जैसे ये कोण 1 मान लेते हैं, ये कोण 2 मान लेते हैं, तो एक ही ओर के जो कोण होता है वो बराबर नहीं होता है। एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 1 2 का योग 180 डिग्री होगा। तो इसी तरह यहाँ 2 और 3 का योग 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे बोला 2 3 को बराबर कर दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं, अब देखिए 4 5 को यहाँ बराबर कर दिया गया है, जबकि 4 5 का जो योग होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, एक ही ओर का कोण, यानी ये दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो यानी डी भी ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जैसे इसमें देखते हैं 6 8, तो 6 8 ये एक ही ओर का अंतःकोण है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी बराबर नहीं होगा, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा सी, तो इसका आंसर हम सी मतलब सी टिक आउट कर सकते हैं। वैसे भी ये 1 और ये 4 तो बराबर ही होगा एकांतर कोण के माध्यम से, और ये 4 ये 7 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के माध्यम से, और ये 7 और ये 9 के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से। तो 1 4 7 9, 1 4 7 9 ये बराबर होगा। और शीर्षाभिमुख कोण का अगर हम बात करें तो 4 का शीर्षाभिमुख कोण 6, यानी ये 6 भी बराबर होगा, तो 1 4 9 ये बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। tan 1125 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए NTPC में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये मतलब ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे फिर 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, फिर हम 90 ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है जहाँ पे 360 डिग्री का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे 360 डिग्री रहेगा वहीं पे 0 डिग्री भी है, तो हम 360 डिग्री के बदले में 0 डिग्री यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे tan 1125 का मान निकालना है, tan 1125 का मान निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 360 को कितना से गुना करेंगे 3 से, तो ये 1080 आ जाएगा, 1080। अब फिर हम इसमें 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो 1125 आ जाएगा। इस 1125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 360 गुने 3 प्लस 45 डिग्री। ये 360 को हम 0 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम देखें जहाँ पे 0 डिग्री है वहीं पे 360 डिग्री भी है, तो हम 360 डिग्री के बदले में 0 डिग्री यूज कर सकते हैं। अगर हम 0 डिग्री यूज करेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा। अब हमारे पास केवल बचा tan 45 डिग्री, तो tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। तो इस सब टाइप का जब भी सवाल आए जो 360 डिग्री के प्लस हो तो हम उसको 360 का 2 गुना कितना होता है 720, 360 का 3 गुना 1080, इस सब फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 0 हो गया, तो 0 प्लस 45 tan 45 हो जाएगा, tan 45 1 होता है। अब नेक्स्ट सवाल, एक की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 6 घंटा में वो कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, 6 गुने 80, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, यानी इतना दूरी तय कर लेगा। बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी बी क्या करता है
टाइम वही लेता है, यानी टाइम 6 घंटा ही लेता है ये बी, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होता है ये 480 किलोमीटर तय किया, अच्छा 48, लेकिन ये क्या करता है 60 किलोमीटर कम ही तय करता है, यानी 420 किलोमीटर ही तय करता है। तो जो बी का चाल होगा वो कितना हो जाएगा 420 डिस्टेंस और समय 6 यानी 70 किलोमीटर पर आवर, यानी जो डी का चाल होगा वो बी का जो चाल होगा वो 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 72 और 68 का HCF ज्ञात करना है। तो 63 हो नहीं सकता, 63 से दोनों नहीं कट रहा है, 6 से 68 नहीं कटेगा, 6 भी नहीं होगा, 12 से 68 नहीं कटेगा, 12 भी नहीं होगा, तो जो इसका HCF होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक बचत खाते में 4% की दर से छमाही ब्याज देता है। तो वर्ष के अंत में पर अगर 4% की दर से एक ईयर तक, वर्ष के अंत बोला यानी 1 साल तक अगर ब्याज का दर छमाही संयोजित होगा तो क्या हो जाएगा, दर को आधा करेंगे यानी 2% दर हो जाएगा, और समय को गुना करेंगे तो 2 ईयर समय हो जाएगा। अब 2 ईयर के लिए CI में क्या फार्मूला होता था, A प्लस ए गुने A/100। 2 ईयर का जो CI का जो फार्मूला होता था डायरेक्ट CI निकालने का, तो A प्लस ए गुने A/100, दर 2% है तो 2 प्लस 2 गुने 2/100, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 2 2 4 यानी 4/100 क्या लिख सकते हैं 0.4, तो जो इफेक्टिव रेट आएगा वो 4.04, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट प्रत्येक बच्चे में समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किया जाने वाला है। तो पैकेट का न्यूनतम संख्या कितना होगा, जैसे 8 बच्चा है और एक पेंसिल के पैकेट में 12 पेंसिल हैं, 1 दर्जन पेंसिल वाला, यानी एक पैकेट में 1 दर्जन पेंसिल है यानी 12 पेंसिल है। अगर हम 1 दर्जन पेंसिल लाएंगे तो प्रत्येक बच्चा को एक ही पेंसिल मिलेगा, लेकिन 4 पेंसिल बच जाएगा। यहाँ पे बोला प्रत्येक बच्चा को समान पेंसिल मिलना चाहिए, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा को समान नहीं मिलेगा। अगर हम 2 दर्जन लाते हैं, दो पैकेट लाते हैं, 2 पैकेट, तो हमारे पास 24 पेंसिल हो जाएगा। जब 24 पेंसिल होगा तो प्रत्येक बच्चा को समान रूप से 3-3 मिल जाएगा, 3-3 पेंसिल समान रूप से मिल जाएगा। तो अगर ये पूछा जाता कि बच्चे को पेंसिल का न्यूनतम संख्या कितना होता तब 3 होता, लेकिन यहाँ पे सवाल बोला रहा है पैकेट का न्यूनतम संख्या कितना होगा, तो हम 2 पैकेट लाएंगे तो 24 पेंसिल आ जाएगा, और 24 पेंसिल आएगा तो हम बच्चे में 3-3 पेंसिल करके समान रूप से वितरण कर सकते हैं। तो जो पैकेट का न्यूनतम संख्या होगा वो 2 हो जाएगा, यानी 246 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकली क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक वस्तु 20% हानि पर 2400 रुपये में बेची जाती है, यानी 20% जब हानि पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 80% पे बेच रहे हैं, और ये 80% का वैल्यू कितने दिया गया है 2400। ये 80% भी तो विक्रय मूल्य है ना, अगर हम 20% पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब 80% पे बेच रहे हैं, ये भी विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया 2400, यानी 80% का वैल्यू 2400, 80% का वैल्यू 2400, 1% का वैल्यू 30। तो क्या चीज़ पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने को उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। जब हम 20% का लाभ प्राप्त करेंगे तो इसका मतलब हम लोग 120% में बेचेंगे। जब 1% का वैल्यू 30 तो 120% का वैल्यू 12×3 = 36 यानी 3600, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3600 हो जाएगा। जब हम 20% का लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 3600 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं केंद्र सरकार ने ABC 3 राज्यों को एक निश्चित राशि देते हैं जो 2:3:4 में है। यदि C को A से 400 करोड़ अधिक मिले तो C को A से अनुपात में कितना अधिक मिला है 2, और ये 2 का वैल्यू कितना दिया गया 400 करोड़, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 करोड़, 1 यूनिट का वैल्यू। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं B अनुपात में 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू 600 करोड़, 1 यूनिट का वैल्यू 200 करोड़ तो 3 यूनिट का वैल्यू 600 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13,500 रुपया पर
2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से 25% जमा किए जाते हैं, 12.5% जमा किए जाते हैं, तो परिपक्वता मूल्य कितना होगी, यानी अमाउंट कितना बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज का जब भी सवाल आए तो समय को पहले दर से गुना कर देंगे, यानी ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, समय को दर से गुना कर देंगे। यानी 12.5% को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 25%। अमाउंट कितना आ जाएगा, 125%। यानी अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, 13,500 गुने 125% अगर हम निकालेंगे इसका तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, जब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास बचा 135 गुने 125। ठीक है, जब नीचे कुछ बचा ही नहीं तो दशमलव में आंसर मेरा आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी वैसे ही खत्म। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो 125 दिया गया है, 125। अगर हम 25 का टेबल पढ़ें तो 25 के टेबल में क्या आता है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, फिर 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, फिर 25 से 7 में 175। तो अगर हम 25 का टेबल पढ़ें तो देखते हैं लास्ट में केवल 25, 50, 75 और डबल जीरो, 25, 50, 75 डबल जीरो। तो 85 लास्ट में आने का कोई सवाल ही नहीं होता है जब हम 25 का टेबल देखें। यानी 85 लास्ट में जब नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन बी बचता है, एक ही ऑप्शन बी बचता है। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम पर आए थे, ताकि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तब हम लोग डायरेक्ट आंसर को टिक आउट कर सकें। प्लेलिस्ट में डिविजिबिलिटी रूल मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, डाटा रेंज ज्ञात करना है। तो रेंज ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 7 दिया गया है और मिनिमम 1 दिया गया है। तो 7 में से 1 गया 6, यानी इस संख्या का जो रेंज होगा, इस डाटा का जो रेंज होगा वो 6 हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, तो इसका व्यास करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616। तो अगर हम यहाँ देखें तो 22 से कितना बार में कटेगा, 22 दूना 44 और 22 28 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 28 गुने 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी रूट अंदर इस 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 4, और ये 7 पहले से था तो ये 2 7 का एक साथ बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 14 आ गए। जब त्रिज्या 14 तो व्यास पूछ रहा है, यानी व्यास कितना हो जाएगा, 28, यानी 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब नेक्स्ट 48, 92 और 140 का HCF ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम हाईएस्ट ऑप्शन से ही चलते हैं। 8 से 48 कट जाएगा, 8 से 92 नहीं कट पाएगा, इसका HCF 8 नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं 6 से 48 भी कट जाएगा, 6 से 92 नहीं कट पाएगा, क्योंकि 92 6 में 2 और 3 का मल्टीपल होता है, 92 में 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब 6 भी HCF नहीं हो सकता। जो HCF होगा वो पूरे काट देगा संख्या को। अगर हम 4 का, अगर 92 3 का मल्टीपल है तो 3 भी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि 3 भी HCF नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी 4, इस तीनों का HCF आ जाएगा। 4 से तीनों कट भी रहा है। नेक्स्ट आते हैं, X एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, Y उसी काम का 12.5% एक दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ये 25% करता है एक दिन में और ये 12.5% एक दिन में करता है। तो जब ये दोनों मिल जाएगा तो 37.5% काम, जब दोनों मिलेगा तो 37.5% काम ये एक दिन में कर देगा। तो 1% काम कितना दिन में करेगा, 1%, 1/37 दिन में। तो 100% काम, यानी टोटल काम बोला है ना, 100% काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 1/37 गुने 100, यानी इतना दिन में दोनों मिलकर 100% काम को कर देगा। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यह एक जीरो आ जाएगा। 25 चौका 100 यानी 40 बार में, और 25 सेकंड 25 15 बार में, और 5 से 8 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 8/3 आ गया। तो 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18,
यानी 2.6666 आता रहेगा, यानी 2.67 इसका अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 2.67 डी, ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है कि जो एक्स है वो 25% काम एक दिन में करता है और वाई 12.5% काम एक दिन में करता है। तो यानी जब दोनों मिलेगा तो एक दिन में 25 और 12.5 37% काम एक दिन में हो जाएगा। तो 1% काम 1/37 दिन में, तो 100% काम 1/37 गुने 100 यानी 2.67 दिन में। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु 20% छूट पर 2400 रुपये में बेचा जाता है, यदि छूट 25% होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी इससे पहले जो चीज़ हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला सवाल बनाए तो उसी पे इसको भी बना लेंगे। जब हम 20% की छूट पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब 80% पे बेच रहे हैं, और 80% का विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया गया, 2400 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो 1% का वैल्यू 30 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्या चीज़ बोला, जब 25% की छूट पर बेचेंगे तो हम 75% में बेचेंगे। जब 75% का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 2250 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह एक एक नियम से हम इस सवाल को जल्दी में बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 255 आते हैं। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर, 1.98 मीटर, 1.62 मीटर है। अधिकतम लंबाई इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। सेंटीमीटर में सारा ऑप्शन दिया गया है तो हम इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ये 1.26 मीटर को 100 से गुना करके 126 सेंटीमीटर, ये 198 सेंटीमीटर और ये 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, इसका अधिकतम लंबाई बोला, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जब भी अधिकतम लंबाई का बात करें तो HCF निकालना है, और जब भी न्यूनतम लंबाई का बात करें तो LCM, लोएस्ट न्यूनतम लंबाई, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM न्यूनतम लंबाई। लेकिन यहाँ अधिकतम लंबाई यानी इसका HCF निकालना है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि ऑप्शन से ही कौन इसका LCM हो सकता है। देखिए, इस तीनों का योग 9 हो रहा है, 6 2 8 1 9। ठीक है, इस तीनों का योग भी 18 हो रहा है और इस तीनों का योग 9 हो रहा है। तो इसका मतलब ये सभी में 9 का फैक्टर है, इस सभी में 9 का फैक्टर है। तो इसका मतलब जो HCF आएगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन डी नंबर है 9 का मल्टीपल, यानी 255 का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो HCF हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, केवल जरूरी नहीं केवल नंबर सिस्टम ही, हम लोग बहुत सारा चीज़ से बना सकते हैं। मेंसुरेशन में भी काम आ जाएगा, CISI में भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यदि उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की होती है तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक तय कर लिया होता है। तो क्या सवाल है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यानी उसका जो वास्तविक गति था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का था, ये चाल का बात कर रहे हैं। अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि किया होता, यानी नया गति अगर उसका 56 किलोमीटर प्रति घंटा का रहता तब 80 किलोमीटर अधिक तय कर लेता। तो जो बेसिक है उससे तो हम बना ही सकते हैं। हम इस सवाल को जल्दी में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये वास्तविक गति उसका 40 था और नया गति उसका 56 था, यानी उसके जो चाल का अनुपात था वो कितना था, यानी 8 पंजे 40 7 7 56, यानी 5:7, यानी जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। अगर समय का अनुपात निकालना रहेगा समय का, तो ये उल्टा हो जाएगा 7:5। समय का अनुपात दूरी और चाल के अनुपात का उल्टा होता है, लेकिन दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है, यानी दूरी का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात के बराबर होता है। अगर दूरी का अनुपात 5:7 है तो चाल का भी अनुपात 5:7 होगा, या चाल का अनुपात 5:7 है तो दूरी का भी अनुपात 5:7 होगा। तो कितना अधिक दूरी तय कर पा रहा है, 2 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है, अनुपात में 2। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 80 किलोमीटर अधिक तय करता है, यानी 2 का वैल्यू 80 तो 1 का वैल्यू 40। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, तय की गई वास्तविक दूरी 5 अनुपात में था, जब 1 का वैल्यू 40 तो 5 का वैल्यू 200, यानी 40 पंचे 200। तो इस तरीके से हम सवाल को जल्दी बना सकते हैं। इसमें केवल अनुपात नियम से हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल को शॉर्टकट बना सकते हैं। अब जैसे 257 देखिए, cos 1110 दिया गया है, cos 1110,
तो मेरा पहला काम क्या रहेगा, इस 1110 को 360 के फैक्टर में तोड़ना है, यानी कॉस 3 गुने 360 कर दे तो 1080 हो जाएगा प्लस 30, यानी उसमें जोड़ेंगे तो 1110 आ जाएगा। तो 360 डिग्री को हम लोग क्या मानते हैं, जीरो। इससे पिछला सवाल में भी हो गया था, जब ये जीरो होगा तो ये पूरा संख्या खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास केवल क्या बचा, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो जब भी 360 से ऊपर रहे तो हम 360 के अप्रॉक्स में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 360 जो है वो जीरो हो जाएगा, बाकी जो मान बच जाएगा उसका मान निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, केले का सेक्टर कोण ज्ञात करें। तो ये पूरा जो होगा, अगर कोण का बात करें तो ये पूरा कोण कितना होगा 360, और परसेंटेज में कितना दिया गया है, परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो ये 100 होगा। तो केला का सेक्टर कोण निकालना, यानी केला 15% है, यानी जब 100% होता है तो कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। हम बेसिक पूरा सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, जैसे ये पूरा सेक्टर 360 डिग्री का होगा, ये पूरा कोण 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जब 100% होगा, जब 100% ये सब मिला के, तब सेक्टर कोण 360 डिग्री, जब 1% का होगा तो 360/100, और जब 15% होगा तब कितना हो जाएगा 360/100 गुने 15, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और 2 से 18 बार में, 18 तिया 54, यानी 54 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सेक्टर कोण कितना हो जाएगा केला का, 54 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह टाइप का सवाल जब भी आए तो हम लोग कुछ नहीं करना है। जैसे 15% बोल रहा है तो इसका मतलब 15 है आपका 100 में, 15% मतलब क्या, 15 है 100 में, तो 360 में निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये बेसिक तरीका समझने के लिए ये तरीका था। अब नेक्स्ट आते हैं, यदि कुल 960 पेड़ है तो उनमें से आम का पेड़ कितना है, टोटल 960 है, इनमें से 35% आम का है, तो 35/100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 2 से 48 बार में। अगर हम केवल इकाई स्थान का बात करें तो असत्य 56, यानी इकाई स्थान पर केवल इकाई स्थान की बात करें तो इकाई स्थान पर 6 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में इकाई स्थान पर 6 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह हम लोग सवाल देखें कि हम लोग कैसे सवाल को शॉर्ट में बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।